अमेरिका में 50%, भारत में 5 to 6% और बांग्लादेश में 3 to 4% लोग स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। जिस मुल्क में जितने ज्यादा लोग तालीम याफ्ता होते हैं वहाँ उतनी ही ज्यादा स्टॉक मार्केट में शमूलियत होती है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 1.5% लोग ही स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि हम तालीम के मामले में हमेशा पीछे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब दुनिया आईटी के शोबे में तरक्की कर चुकी थी, हम तब जाकर आईटी के कोर्सेज करवा रहे थे। इसी तरह आज भी कई लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टेक्निकल और फंडामेंटल तज्जिए के कोर्सेज क्या होते हैं, और इन्हीं कोर्सेज की कमी की वजह से अक्सर सरमायाकार अपना पैसा स्टॉक मार्केट में खो बैठते हैं। इस मसले का हल PSMU लेकर आया है, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्सेज, रोजाना मुफ्त तालीम सिर्फ PSMU के YouTube चैनल पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मार्केट के ऊपर। हम तो रोज बात करते हैं, लेकिन आज जो है मार्केट से रिलेटेड ही बातें होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत हम इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी मार्केट के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट करता है। और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ, बिजनेस रिकॉर्डर के हेड ऑफ रिसर्च, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अली खजर साहब की। उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप जो है हमारे प्रोग्राम को और हमारे जो है चैनल को लाइक करें। प्रोग्राम को लाइक इसलिए क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो आपके लाइक से ही हमें पता चलेगा कि आप जो है हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आ सकें। और इसके साथ ही साथ जो है आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आप इसको शेयर करें सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। मूविंग टुवर्ड्स आवर गेस्ट जी, तो अब हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी नादिया, बताइए जनाब। सर, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जो है सर, सबसे पहले तो जो है मैं आपसे ही पूछूंगी कि इस वक्त हमारा इंडेक्स, जो अगर मैं स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करूं तो इंडेक्स कंटिन्यूसली हम ये देख रहे हैं कि 3 मंथ्स हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक रैली और एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करता जा रहा है। जो इस वक्त इंडेक्स है, हम शायद उसको प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मे बी वो दिसंबर तक हो या हो सकता है शायद अगले साल तक हो, लेकिन वो इंडेक्स ने अभी ही कर लिया है। क्या इसके पीछे क्या मेन फैक्टर्स हैं, क्या चीजें हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं। जी नादिया, पहले तो देखें जी, इंडेक्स के अंदर री रेटिंग हो रही थी आपकी। 2016 के बाद मार्केट नहीं चली तो वो 40-50 हजार से चलता चलता लाख से ऊपर आ गया। अब जो कुछ टाइम से जो अभी ये जो रैली चल रही है, मुझे लगता है ये थोड़ा अब हमारी मार्केट ओवर हीटिंग स्पेस में आ गई हुई है। तो कभी बुल रन चल रहा है तो बुल रन जब चलता हो, पता नहीं कहाँ तक चलता है, कब तक ये चलता रहेगा, इसके बारे में कहना मुश्किल है। बट मेरा ख्याल में ये ओवर हीटिंग स्पेस में आ गई है, और इसको मार्केट के अंदर जो बड़ा एक डेलिब्रेट तरीके से इसको चलाने की कोशिश भी की जा रही है कि कुछ जो स्टेट लाइफ और दूसरी कंपनी जो है गवर्नमेंट, उसके वो इन्वेस्टमेंट हो रही है। कुछ आपने टैक्सेशन इतना स्क्यूट कर दी है कि म्यूचुअल फंड इक्विटी में ही लोग इन्वेस्ट करें, और फिर जो मार्केट ऊपर जा रही है, नए अकाउंट्स भी खुलते जा रहे हैं, और वो अकाउंट जो है वो यंग लोगों के हैं, वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो और फिर ये है कि एक सर्कुलर डेट जैसी चीज, उसको सॉल्व करने के जो चीजें नहीं हो रही, लेकिन उसकी इस तरह से न्यूज आ रही हैं कि जैसे लगता है कि वो हो रही हैं, तो उसको चलाया जा रहा है। तो वो जब तक चलता रहेगा। बट मेरे ख्याल में तो ये अपनी जो है ना एक ओवर ईटिंग स्पेस में आ गया, और थोड़ा सा इसको कॉशियस रहना चाहिए। बट नॉनथलेस बुल रन जब चल रहा होता है तो उसको रोकना मुश्किल होता है। सही। सर, सर्कुलर डेट की बात की, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है और लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। इसी वजह से इसकी थोड़ी बहुत भी कोई न्यूज आती है, हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो परफॉर्म करने लग जाता है। कब ये एग्जीक्यूट होगा? लास्ट मंथ भी डेट आई कि जो है शायद 13 अगस्त तक इसकी पेमेंट हो जाएंगी। फिर उसके बाद हुआ कि नहीं, नहीं 14 देखें। दिन बाद। जी हाँ जी जी सर, जी सर्कुलर डेट के अंदर देखिए जी, जो आपको तो बिल्कुल सिंपल सा बताता हूँ। ये 12.7 ट्रिलियन रुपीस का जो प्लान है, ये 1.2 ट्रिलियन रुपीस का प्लान है। ये मेरे ख्याल है 1275 अरब रुपए का है। हम्म, तो ये प्लान है। इसमें जाहिर है कि एग्जिस्टिंग सर्कुलर डेट को लेके दूसरे बैंक्स के साथ एक रीफाइनेंसिंग लो रेट पे करना चाह रहे हैं, और आईपीपीस की और
गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं उनकी उनकी जो वो जो हो जाती है वो क्या उसे कहेंगे कि बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी। बट उसके अंदर आईएमएफ एग्री इस बात पे किया था कि जो लेट पेमेंट सरचार्ज है वो सारे आईपीपीस मान जाएंगे। जो हमारे डोमेस्टिक लोकल आईपीपीस थे, जो लोकल ओनर्स थे, उनसे तो हमने जोरदस्ती करके मनवा दिया था। अब रह गया था चाइनीज आईपीपीस 2015 के अंदर सीपैक के अंदर जो है जिन्होंने करना था, तो उन्होंने इनकार कर दिया। और अभी चाइना के ट्रिप में भी उसमें कोई बात नहीं हुई और अब उस पर बात होगी भी नहीं। तो मेरे ख्याल में तो ये सर्कुलर डेट का जो प्लान है ये अपनी मौत खुद मर जाएगा। वो या तो ये आईएमएफ के पास जाएंगे या तो आईएमएफ उसको रीनिगोशिएट करके कुछ और करेगा। बट आईएमएफ ने सिर्फ उसको इसलिए माना था कि चाइनीज की रीप्रोफाइलिंग हो रही थी। अगर चाइनीज साइड की रीप्रोफाइलिंग नहीं होगी तो आईएमएफ भी नहीं मानेगा। तो मेरे ख्याल में फिलहाल ये सर्कुलर डेट प्लान जो है ये लिम्बो में चला जाएगा और किसी और फॉर्म में अगर आएगा तो बाद में आएगा। तो इस पे बातें तो लोग कर रहे हैं लेकिन इसमें मुझे कोई डेवलपमेंट नहीं नजर आ रही। सही। और सर अभी आपने बात की सी पैक की, तो अभी सी पैक 2 के भी मुहायदे हो गए हैं। अभी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे और काफी मुहायदे हुए। थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैं चाहूंगी कि आप अपना कमेंट दें कि क्या हुआ है, क्या सिलसिला है। जी जी जी, सीपैक पार्ट 2 को बड़े अरसे से हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिशें हैं। इस दफा बहुत सारे बिजनेसमैन को भी लेके गए थे, हम्म। उनको बिठाया, बड़ा अच्छा ठहराया, उनको होटल छोटल खाना पीना अरेंजमेंट सारा कुछ किया। बट उनकी जो मैच मेकिंग थी वो हॉरिबल थी। कि मैच मेकिंग जो बिल्कुल ठीक नहीं थी। कि जिस तरह से आप ये देखें कि जी कि किसी सॉफ्टवेयर कंपनी वाले को हार्डवेयर से मिला रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो चाइनीज कंपनी ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रही है उन्हीं के थ्रू हो रहा है। तो ये मैच मेकिंग जो थी ये जब हॉरिबल रहेगी तो उसकी बेस के ऊपर कोई किसी तरह से भी सीपैक पार्ट 2 भी चल नहीं पाएगा। चाइनीज का इस वक्त सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में ये है कि चाइनीज पर्सनल की सिक्योरिटी का इशू है। अगर हम सीपैक पार्ट 2 में जाते हैं, B2B इंगेजमेंट होती है, तो ये मल्टीपल डजन ऑफ चाइनीज आके किसी एक कंपनी में काम करेंगे। उसकी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसकी वो कॉस्ट और उस तरह से वो किस तरह करेंगे, ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। पहले आप चाइनीज पर्सनल की सिक्योरिटी, उनकी फ्री मूवमेंट के ऊपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ होगा। प्लस हमारी गवर्नमेंट जो है वो मैच मेकिंग के अंदर वो ठीक नहीं है। वो ये बिजनेस टू बिजनेस अभी इंगेजमेंट नहीं नजर आ रही। MOU जबरदस्ती के साइन करवा लिए जाते हैं, वो भी कर देते हैं, आप भी कर देते हैं ताकि जी हेडलाइन बन जाए। आपको याद होगा 2011 से MOU होते हैं चाइनीज से। वो कितने MOU कितने होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो मुझे तो उस MOU की कोई वैल्यू नजर नहीं आती। फिलहाल तो मुझे सीपैक पार्ट 2 पे कुछ नहीं आता। चाइना का जो भी ये ट्रिप था ये बेसिकली चाइना का अपना SCO था और उसकी उसकी फ्रीडम डे की जो एक, वो थी, उसमें उसने अपनी ग्लोबल एक जो एज अ सुपर पावर अपनी इमरजेंस को अपनी उसकी डेमोन्स्ट्रेट किया। पाकिस्तान का तो साइड शो था जो हमारे लोग बात कर रहे हैं, वहाँ तो चाइनीज में इतनी कवरेज भी नहीं है। और हमने जो भी किया है बस वो मोर लाइक अपनी हमारी ऑडियंस के लिए है, कि दिखाने के लिए, जो इस तरह हम पहले दिखाते रहे हैं। अभी तक उसमें मुझे कोई डेवलपमेंट नहीं नजर आ रही। सही। सर आपने बात की SCO की, जो इस वक्त काफी इस वक्त लाइमलाइट में भी है। तो अभी जो है इंडिया के साथ और अमेरिका के जो उसमें जो थोड़ा बहुत जो इसमें मामलात हुए हैं उसके ऊपर बताएं, क्या कमेंट करेंगे कि ये क्या है। ये ट्रम्प का बयान आया, फिर आगे से जो है जो रिटेलिएट हुआ इंडिया की तरफ से, क्या कहेंगे आप इसको। देखिए जी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश रही है हमेशा से कि अमेरिका इंडिया से नाराज हो जाए और हमारे से कुछ हो जाए, तो वो फिलहाल होता नजर आ रहा है। बट ये कुछ ज्यादा लगेगा नहीं। मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के और ट्रम्प अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। SCO के अंदर वो पार्ट है इंडिया, और इंडिया के रशिया से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो रहेंगे। बट इंडिया के चाइना के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। वो फ्रीडम डे के उसमें भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, और मुझे लगता है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो एक टफ कॉल कर रहे हैं नेगोशिएशन के लिए। और ये थोड़ा सा नेगोशिएशन चलती रहेगी। एक दफ़ा जरा यूक्रेन का मसला को थोड़ा हल होगा तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से सॉफ्टन हो जाएंगे और इंडिया वो पास में दोबारा आ जाएंगे। और इंडिया और चाइना की एक बिजनेस टू बिजनेस और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो हो रही है और वो चलती रहेगी। बट इंडिया और चाइना के दरमियान को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुझे नहीं लग जाती, क्योंकि पाकिस्तान चाइना बहुत क्लोज है और इंडिया पाकिस्तान के मसले हैं। फिर इंडिया रशिया सॉरी चाइना और अमेरिका के मसले हैं और वो इंडिया के थ्रू सॉल्व होगा। तो थोड़ी रीअलाइनमेंट होगी, उसमें कुछ हमें थोड़ा एडवांटेज नजर आएगा। जितने टाइम में इंडिया नाराज है ट्रंप से, हम लोग बहुत खुश रहेंगे। जहाँ पे उनकी थोड़ी से ताल्लुकात इंडिया के और अमेरिका के बेहतर हो जाएंगे तो हम हमारी ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो हम तो डिपेंड कर रहे हैं उन पे कैसा होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल अभी तक हमारी तरफ से जो है, हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है US की साइड से, वो कुछ माइनिंग पे काम हो रहा है। चाइना भी माइनिंग में इंटरेस्ट ले रहा है, बट उसके भी कुछ किसी किस्म की भी चीज़ करने में उसको 2-3 साल कम से कम लगेंगे, जिसके बाद होगा।
जी सर। हेलो। जी सर बिल्कुल। अच्छा, यहाँ जी पर हमारे कुछ सवालात हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के, हम वो लेते हैं क्विकली और फिर हम आगे बात करते हैं। जी अहमद साहब जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, एक तो हम पावर सेक्टर की सर्कुलर डेट की बात कर रहे हैं, दूसरा गैस सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है उसकी भी बीच में बातें चल रही थी कि उसमें भी कुछ रिजोल्यूशन का रोड मैप जो है वो गवर्नमेंट बनाने जा रही है, तो उसका बता दें। और दूसरा ये इंटरेस्ट रेट जो 15 को इस स्टेट बैंक की मीटिंग है उसमें आप क्या देखते हैं कि वो अनचेंज होगा या उसमें कुछ इंक्रीज होगा, क्योंकि फ्लड्स की वजह से वो इन्फ्लेशन आउटलुक पूरा चेंज हो गया है। थैंक यू। जी जी। अच्छा जी, तो पावर सेक्टर के सर्कुलेट पे तो हमने बात कर दी है, उसमें तो मेरा ख्याल है अभी चीज नहीं हो रहा है। गैस के सर्कुलेट पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आरएलएनजी का, कि जो हम कतर से आरएलएनजी के बहुत ज्यादा हम लेते हैं, वो गैस, वो गैस हम इस्तेमाल कर नहीं पाते पूरी, तो हम अपनी डोमेस्टिक गैस को खत्म करते हैं, महंगी कतर को सिस्टम में डालते हैं। और सिस्टम में जो पेमेंट जिधर से आती है, जो घर वाले या दूसरे यूजर हैं उनकी टैरिफ कम है, तो उससे सर्कुलेटर खड़ा होता है। पहले ये था कि सारा कैप्टिव पावर प्लांट वाले बहुत अच्छी इसको प्राइस दे रहे थे, लेकिन उन पे अब उन्होंने बहुत बड़ा लेवी लगा दिया, तो वो भी उससे निकल गए हैं। तो इसके सोल्यूशन का ये तरीका है कि या तो आप कैप्टिव वालों के लेवी को थोड़ा कम करें और उनको वापस आने दें। और दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कतर के साथ हमारे जनवरी 2026 के अंदर जो प्राइस री ओपनिंग है, हमारे दो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। एक 2016 में हुआ था जो 13.2 पे है और ब्रेंट है, और एक 2021 में हुआ था जो 10.2 के ब्रेंट पे है। तो जो 13.3 के ब्रेंट पे जो 2016 में हुआ था, वो प्रॉबेबली वो रीओपन होगा और उसमें हम रीनेगोशिएट करेंगे, वी कैन वॉक आउट फ्रॉम दैट, या प्राइस बेहतर होगी। और थोड़ा सा ये है कि हम कैप्टिव को वापस लाएंगे, तो उसके बाद से ये कोई सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन प्लान होगा। विदाउट दैट गैस के सर्कुलर डेट के ऊपर कोई काम नहीं हो सकता। तो आप ये देखिए कि जी कतर के साथ जब आरएनजी के ऊपर मीटिंग होगी या कैप्टिव के ऊपर या कहीं पे गैस के नए यूजर्स आएंगे, तो भी उसको देख सकेंगे। तब तक वो सिर्फ बातें ही होंगी। इंटरेस्ट रेट की आपने बात की, चले बड़ी अच्छी बात है जी कि आपने ये नहीं पूछा कि नीचे कर रहे हैं या ऊपर कर रहे हैं। तो यानी कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि ये या यहीं रहेगा, ऊपर जाएगा। मेरे ख्याल है ऊपर नहीं जाएगा, इसको मेंटेन करेंगे। अभी फ्लड के बाद जो इन्फ्लेशन आउटलुक है उसको देखेंगे कितने की। तभी इस सारे के बाद भी मेरे रियल रेट है, मेरे पॉजिटिव है। मेरे ख्याल में स्टेट बैंक इसमें कोई चेंज नहीं करेगा, और वो एक फॉरवर्ड गाइडेंस एक तरह की दे देगा कि फिलहाल इसमें चेंज नहीं आएगी, अगले को 2 क्वार्टर मेरा ख्याल है यही रेट रहेंगे। तो उसके बाद देखेंगे 2 क्वार्टर के बाद क्या हालात होते हैं, उस पर आगे जाना है नीचे जाना है वो भी देखी जाएगी। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। हैदर अली अपना वेलकम। सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी भाई सलाम। साहब, यादव साहब। सर, जिस तरह के सिनेरियो भी चल रहे हैं फ्लड के रिलेटेड और ये सारा कुछ जो सिनेरियो है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को किसी किस्म की कोई घबराहट या परेशानी आप देखते हैं कि है? और स्टील सेक्टर के बारे में काइंडली सर अगर ओवरव्यू ओवरव्यू दें तो। देखिए जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इसमें कोई वैसी परेशानी तो नहीं है कि फ्लड आए हैं, कोई बहुत ज्यादा तबाही नहीं जैसे 2022 की थी। वो थोड़ी कम तबाही है, थोड़ा इन्फ्लेशन का प्रेशर आएगा, थोड़ी जीडीपी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होगी, थोड़ा एक्सटर्नल अकाउंट का प्रेशर आएगा, थोड़ा फिस्कल का साइड आएगा, तो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थोड़ी सी चैलेंज होगी। बट ये ऐसा कोई ऐसा परेशानी नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो अपनी बात की है वो यही है कि मार्केट थोड़ा ओवर हीट है, थोड़ा बहुत करेक्शन ले सकती है, बट ओवरऑल जो ये कोई ऐसी इसमें बहुत मैसिव करेक्शन नहीं आएगी, और ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर की ही है। और अभी हो सकता है ये करेक्शन आते भी 6 महीने लग जाए, कोई पता नहीं होता। यार बुल रन जब इतना लंबा चलता है ना, तो वो फिर वो अंधा होके चलता है। तो फिलहाल वो चल रहा है, मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इसमें कोई खास इशू नहीं होगा इस सारे चक्कर में। और इसके अलावा दूसरा क्या सवाल था आपका हैदर? एक तो सर, आपने ये स्टील पूछा था, सेक्टर एक के और। बारे में काइंडली। हाँ जी, स्टील, या स्टील देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ भी इकोनॉमी जो है ना पूरी कैपेसिटी पे आई नहीं है। कंस्ट्रक्शन में देखें आप, रियल एस्टेट के अंदर उस तरह से काम नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी स्लो डाउन हुई है। गवर्नमेंट का डेवलपमेंट सेक्टर का मसला का, मैं तो उस तरह स्टील सेक्टर उस तरह परफॉर्म नहीं करेगा जिस तरह करता रहा है। और दूसरा यह है कि जो टैरिफ्स वगैरह जो रैशनलाइजेशन हो रही है, टैरिफ पॉलिसी आ रही है, उससे कुछ सेक्टर स्टील के जरा आगे पीछे होंगे, तो उसको आप देख के कीजिएगा। बट फिलहाल जो स्टील सेक्टर में बहुत इस तरह से जान नजर नहीं आ रही कि जब तक इकोनॉमी रिकवर नहीं करती है। तो वेट करें, इकोनॉमी जब रिकवर करेगी तब देखिएगा उसमें कैसा होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। सर फ्लड्स आते हैं, 2022 में भी आए, हर 2-3 साल बाद ये खतरा लगा ही रहता है। डैम्स की तामीरात के हवाले से बताएं कि इसके ऊपर कोई एग्जीक्यूशन अभी तक होती नहीं है, सिर्फ बात होती है जिस वक्त फ्लड आते हैं। लेकिन उस वक्त बात होती है और फिर जो है मुख्तलिफ इमदाद की जो है अपील की जाती है, वो भी आती है हमारे मुल्क में।
तो इस चीज का हल क्या है? हर 2-3 साल बाद क्या हम इसी चीज को स्ट्रगल करेंगे या इसके ऊपर काम होगा, डैम्स बनेंगे, क्या है, क्या गवर्नमेंट ने सोचा हुआ है, क्या आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे? पहली बात ये कि जो ये जो फ्लड्स अभी आए हैं, इस डैम ने इसमें कुछ भी नहीं करना था। डैम ऊपर बनते हैं, वो इस तरह के फ्लड्स को इतना इस्तेमाल नहीं करते। ये फ्लड 1988 के बाद अभी आए हैं, ये है। और दूसरा, हमारे फ्लड्स मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वहाँ पे होते हैं। डैम उसको एक हद तक उसको कोई भी बड़ा डैम कर सकता है, और डैम को बनाने भी जाएंगे तो 10-12 साल लग जाएंगे। हमारे 2010 से फ्लड्स आ रहे हैं, और छोटे छोटे हमें स्मार्ट सोल्यूशन चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत है, बंद लगाने की जरूरत है, हमें ओपन एरिया ज्यादा करने की जरूरत है, और भी जो क्लाइमेट रेजिलियंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको करने की जरूरत है। वो जब तक नहीं करेंगे ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। बाकी ये है कि मतलब बड़े डैम्स की तो सिर्फ बातें होती हैं, वो ना बनते हैं ना बनेंगे, या किसी उसकी और जरूरत है और वक्त है। लेकिन इन फ्लड्स को मैनेज करने के लिए हमें स्मार्ट सॉल्यूशंस, क्लाइमेट रेजिलिएंट चाहिए, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हों जिस पे काम नहीं होता, जो सूबों को करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना है, फेडरल लेवल पे लगना है। बट वो अनफॉर्चुनेट नहीं होता। बातें होती हैं, फिर अगला फ्लड आता है, फिर बातें होती हैं, और बातें इतने बड़े बड़े डैमों की होती हैं, जबकि जो मसले छोटे छोटे हैं उसको आप देखते नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमारी अप्रोच ही गलत है इसको देखने की। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जी जिब्रान, आपका सवाल है, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी जी प्लीज? जी जी, वालेकुम जी सलाम। जबरान साहब। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या अभी जो इकोनॉमी हमारी है ये रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी स्टॉक एक्सचेंज में, या कहीं पे आर्टिफिशियल बूम नजर आ रहा है आपको जो दिया गया है? बस ये क्वेश्चन। जी, मैं आपसे यही बात, बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया है कि जब मार्केट 40,000 पे थी तो 2016 के बाद में की थी। अब वो मार्केट तकरीबन आपकी पर 1.5 लाख से ऊपर हो गई है, और बहुत सारी री रेटिंग हो गई है। लेकिन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी उस तरह नहीं कर रही, जीडीपी ग्रोथ नहीं कर रहा, एम्प्लॉयमेंट उस तरह नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो और इंटरेस्ट रेट भी बहुत बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इस वक्त जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो चुकी हुई है, जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, जो हमारी रेटिंग थी, वो सारी चीज। अब ये थोड़ा ओवर हीट रीजन में है, लेकिन जब ये बुल चल रहा होता है तो सब चल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में तो आगे कॉशियस रहना चाहिए, कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जो इसको रिवर्स कर सके। फिलहाल तो इसको बहुत डेलिबरेटली गवर्नमेंट की तरफ से इसको चलाने की कोशिश की जा रही है, और वो चलता रही है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सर, डिजिटल करेंसी की बड़ी बातें चल रही हैं आजकल के, जो है उसको रेगुलाइज करने के हवाले से बातें चल रही हैं। इसको किस तरीके से देख रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा करेंसी, हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर? और क्या लग रहा है, क्योंकि ऑल दो हमारे जो क्रिप्टो वगैरह के अकाउंट्स वगैरह तो बहुत चल रहे हैं, शायद जितनी हमारे स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट्स नहीं है उससे ज्यादा क्रिप्टो पे है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी इसके ऊपर बताएं आप क्या देख रहे हैं इसको, और ये आगे क्या इसकी जो देखिए, रेगुलेशन के हवाले से काम हो रहा है। दो तरह की डिजिटल करेंसी होती है। एक तो सेंट्रल बैंक बैक्ड सेंट्रल की डिजिटल करेंसी होती है जो स्टेट बैंक लेगा। एक आपकी ये क्रिप्टोज जो एग्जिस्टिंग जो सारी हैं, स्टेबल कॉइन्स हैं, स्टेबल कॉइन्स है, वट इनकी ट्रेडिंग का है। तो अभी इनकी ट्रेडिंग पाकिस्तान में उस तरह से लीगल नहीं है, इस तरह से, क्योंकि उसका फ्रेमवर्क नहीं है। उसका जो उसको स्टेट बैंक अलाउ नहीं कर रहा। तो इस वक्त चूंकि बहुत ज्यादा काम हो रहा है, अमेरिका का इंटरेस्ट भी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर का, हमारे आर्मी चीफ का, इनका बड़ा इंटरेस्ट है इसमें। तो उसकी वजह से उस पे स्टेट बैंक पे बड़ा पुश आ रहा है कि जी आप इसके उसकी उसकी लीगलाइजेशन पे, फ्रेमवर्क पे काम करें। आपने खबरें भी पढ़ी होंगी कि स्टेट बैंक इस पे थोड़ा बहुत काम कर रहा है कि इसको एक पायलट स्टेज पे जाके लीगलाइज करे और फिर इसको लेके चले। तो लेकिन उसमें सारे कवर अप रखेंगे, अगर हम इसको बिल्कुल खोल देते हैं तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज का बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये खुलेगा, क्रिप्टो का पाकिस्तान में काम होगा, बट वो मेन स्ट्रीम नहीं होगा। स्टेट बैंक भी एक वक्त में अपनी सेंट्रल बैंक करेंसी लाएगा, अभी उसमें टाइम है। कोई कहीं पे हम बात करें कि क्रिप्टो माइनिंग करेंगे, वो मेरा ख्याल है वो इतना नहीं हो पाएगी। को जो जो इंटरेस्ट रेट जो टैरिफ जो मांग रहे हैं वो 3 सेंट 5 सेंट के, उतने सस्ते टैरिफ हम उन्हें नहीं दे पाएंगे। तो बस ये चीजें इस तरह चलेंगी। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता होगा, और अभी तक क्रिप्टो ऐसे ही कुछ अर्सा काम करता रहेगा जैसे ये है। बट इसका लीगल फ्रेमवर्क थोड़ा बनेगा, और वो उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस भी होंगे, और जितना बन जाए उतनी अच्छी बात है। सही। जी यहाँ पे आखिरी सवाल लेंगे, अहमद अपना सवाल करें। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था, ये पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है, आप क्या समझते हैं, ये नवंबर तक हो जाएगी या अभी भी इसमें कुछ मसला होगा?
नहीं जी, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के काफी चांसेस हो जाए। उसके जितने मसले थे उन्होंने वो हल कर दिए, उसका डेट को निकाल दिए, वैल्यूएशन को रैशनलाइज कर दी। अब जो पार्टी जिसमें इन्वॉल्व हैं और वो जिस तरह से इस पे ड्यू डिलिजेंस कर रही है और जिस तरह इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है इस दफा पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी और आपको ये पहली डील नजर आ जाएगी होती नवंबर में। मैं इस पे काफी पूरी उम्मीद हूँ कि ये हो जाएगी। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया सर। रेकोडिक के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, रिकोटेक के अंदर अब हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट चाहिए किसी थर्ड पार्टनर से आने की। हम पहले चाह रहे थे कि सऊदी अरब को बेचें, कुछ 12.5% गालिबन हुकूमत अपना शेयर बेचना चाह रही थी। पर सऊदी अरब जो प्राइस कर रही थी वो हमें सूट नहीं कर रही थी, तो वो डील अब आउट हो गई है। सऊदी अरब इज आउट। अब है कि अमेरिकन कुछ कंपनीज आ सकती हैं या आईएफसी, एडीपी, इस तरह की कंपनीज के थ्रू लोन हो सकता है। और मेरा ख्याल है उसमें अगले कुछ माह में इसमें काम शुरू हो जाएगा और एक दफा वो एक फंडिंग आ जाएगी तो फिर उस पर काम शुरू हो जाएगा। बट अगेन वो होते होते भी उस पर जो शुरू, फिर उसके बाद सिर्फ ये है कि रेकोटेक आप कर लोगे, उसको निकाल लोगे, उसको जो भी प्रोसेस करना है उस मिनरल्स को आपने वहां से पोर्ट तक ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए आपको पूरा पूरा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो भी अभी कहीं पे नहीं है। तो इसमें जो कहीं ना कुछ डेवलपमेंट सही तरह से जो इकोनॉमी में इम्पैक्ट आएगा वो 3-4 साल लग जाएंगे आने में। पहले तो इस डील के अंदर हमें एक इन्वेस्टर चाहिए जो अगले 6 महीने में, उम्मीद है कि वो अमेरिकन साइड से कोई आ जाएगा, और अगर वो आ जाएगा तो उसके बाद ये फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रेल वगैरह सारा बनेगा और 2029-30 में जाके हमें इसमें कोई रिजल्ट नजर आएंगे। हाँ सही, तो अभी तो बहुत टाइम है। सर अब ये बताएं आगे आपको कैसा लग रहा है इकोनॉमी, जैसे कि है कि हमारी रेटिंग्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं पाकिस्तान के रेटिंग्स भी। आगे फर्दर इकोनॉमी को आप कैसा देख रहे हैं और कैसा इम्पैक्ट जो है नजर आ रहा है? और साथ में मैं ये भी आपसे पूछूंगी कि क्या इस साल तक जो है इंडेक्स 2 लाख तक पहुंच जाएगा? जी, इंडेक्स 2 लाख तक पहुंचने का मुझे नहीं पता है कैसे पहुंचता है, हो सकता है पहुंच जाए, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो इकोनॉमी ओवर हीटिंग है। लेकिन जिस तरह मार्केट मूव करी है हो सकता है 2 लाख तक पहुंच जाए। सो आई कांट कमेंट ऑन दैट कि वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। ओके। इकोनॉमी देखिए जी, जिस तरह से ये है कि स्टेबलाइजेशन है, अभी 1 आध साल 1.5 साल इसी तरह की स्टेबलाइजेशन और चलती रहेगी। इस साल थोड़ी ग्रोथ जो आनी थी उसको फ्लड ने चैलेंज कर दिया है, थोड़ी सी वो ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी क्योंकि आप ही क्रॉप्स उगती पिछले साल 14% से गिरी थी, वो नहीं में जंप आना था, वो अब क्रॉप जो है वो फ्लड से इम्पैक्ट हो जाएंगी। फिर इन्फ्लेशन जो आपकी नीचे आके आप 5-6% की उम्मीद कर रहे थे वो शायद उठ के 7-8% तक चली जाए बिकॉज ऑफ फ्लड। फिर फिस्कल कंसोलिडेशन जिसमें प्राइमरी सरप्लस आप 2% प्लस कर रहे थे, लेकिन फ्लड की वजह से कुछ स्पेंड होगा तो शायद उसमें थोड़ा कम हो जाए। फिर आपकी जो राइस अगर क्रॉप इफेक्ट हुई है उसकी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, वीट और दूसरे क्रॉप आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, फूड रिलेटेड ट्रेड डेफिसिट खराब होगा, एक्सटर्नल अकाउंट पे थोड़ा प्रेशर आएगा। तो ओवरऑल थोड़ा जो रिकवरी है ना उसमें थोड़ा फ्लड्स की वजह से स्लो डाउन आ जाएगा। बट ये है कि अभी ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। अभी ये साल तो, अगला साल में ये है कि मुझे लगता है 2027-28 में जाके आपको ग्रोथ नजर आएगी। सही। और सिर्फ फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्योंकि अभी फ्लड्स के बाद जो है इसको कैसा देख रहे हैं? देखिए, फ्लड्स के बाद फर्टिलाइजर, अब अगली क्रॉप कैसी आएगी, फर्टिलाइजर एक स्टेबल है, वो अपनी तरह से चलता रहेगा। जो मतलब क्रॉप्स की सोइंग का टाइम आएगा कि कहीं कोई डिले हो गई, क्रॉप खराब हो गई तो फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल होगा। बट ये है कि ओवरऑल फर्टिलाइजर स्टेबल है, वो जिस तरह है उस तरह चलता रहेगा। मुझे उसमें कोई खास खराबी नहीं नजर आती। सही बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर खजर आपका, और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जो है नाज़रीन, यहाँ पर मैं लूंगी इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।